कहानियों की अनोखी दुनिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे ही दिलचस्प अनोखी कहानियाँ देखते रहें। मजेदार सी कहानियाँ आपके लिए। किसी तालाब में एक बच्चा डूब रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, कोई तो बचाओ। लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आ रहा था। लोग उधर से निकलते और उसे देखकर सीधे चले जाते। कुछ लोग तो मोबाइल से वीडियो बनाने लगते, लेकिन कोई बचाने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन तभी अचानक एक लड़की वहां पर आई जिसके नाक के बाल बहुत ज्यादा लंबे थे। ये बच्चा तो पानी में डूब रहा है, मुझे इसे बचाना होगा। राखी के नाक के बाल इतने ज्यादा लंबे थे कि उसने अपने बालों से ही उस बच्चे को लपेटा और बाहर निकाल लिया। इतने में गांव के कुछ लोग वहां पर आ गए। वो उस लड़की को देखकर डर गए और बोले, ये अजीब सी लड़की कौन है? इसकी नाक के बाल तो देखो कितने बड़े बड़े हैं, जरूर ये चुड़ैल होगी। गांव वालों, जल्दी से मिट्टी का तेल लेकर आओ, वरना ये पूरे गांव को तालाब में फेंक देगी। अरे ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं राखी हूँ, राखी। अरे तुम लोग यहाँ पर खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? गांव वालों, पकड़ लो इस डायन को। जब राखी ने देखा कि सारे गांव वाले उस पर हमला करने वाले हैं, वैसे ही राखी वहां से भागकर सीधा अपने घर के अंदर घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। जैसे उसकी माँ ने उसे देखा, उसकी माँ भी डर कर बहुत तेज चीखी, आ, अरे माँ डरो मत, मैं हूँ राखी। तेरे नाक के बालों की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, जल्दी से काट डाल इन्हें। माँ, मैं अपने नाक के बालों से बहुत परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया था कि अब मैं इन्हें काटूंगी ही नहीं। लेकिन मुझे बाल काटने ही पड़ेंगे, वरना पूरा गांव मुझे मार डालेगा। खैर, थोड़ी देर बाद राखी ने अपनी नाक के बाल कैंची से काट डाले। इस तरह राखी के दिन ऐसे ही कटते रहे। कुछ दिनों बाद राखी को देखने लड़के वाले आए। सबसे पहले तो उसने अपने नाक के बाल काटे। माँ, मुझे लड़की पसंद है। लेकिन मैंने तो तुझसे पूछा ही नहीं। वैसे बेटी, तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? ये सवाल पूछने से अच्छा है कि आप लोग थोड़ी देर रुकिए, मैं खाना बनाकर आपको खिलाती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि खाना बनाना आता है मुझे या नहीं। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे यकीन हो गया कि तुम्हें खाना बनाना आता होगा। कुछ ही महीनों बाद राखी की शादी शरद के साथ हो गई। सुहाग रात की अगली सुबह जैसे ही शरद ने राखी को देखा, वो डर गया। क्या हुआ? आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? राखी, तुम्हारे नाक के बाल कितने लंबे हो गए हैं, तुम कितनी गंदी दिख रही हो। आपकी भी तो मुझे इतनी बड़ी हो गई हैं, पर मैंने आपको कुछ नहीं कहा। तुम मेरे सामने से हट जाओ राखी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए अपने हाथों से खाना मत बनाना। इतना कहकर शरद काम पर चला गया। राखी के नाक के बाल बड़े होने की वजह से वो बेहद खौफनाक दिखने लगी थी। दोपहर में जब उसकी सास ने उसे देखा तो वो भी डर गई। ये कौन सी डायन मेरे घर में घुस आई है? इसने तो मेरी बहू का रूप ले रखा है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। राखी की सास ने बेलन उठाकर उसे जोर से मारा और वहां से भागने लगी। राखी भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। वो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो कोई डायन नहीं है, पर उसकी सास तो डर के मारे भागती ही जा रही थी। अरे सासू माँ, मैं आपकी बहू हूँ, मैं कोई डायन नहीं हूँ, अरे रुकिए तो। उसकी सास घर के बाहर भाग गई और दरवाजा बाहर से ही बंद कर लिया। राखी अब घर के अंदर ही रह गई। राखी के नाक के बाल हर सेकंड बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। आखिर भगवान ने मुझे पता नहीं ऐसा क्यों बना दिया। मेरी नाक के बाल इतनी जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे, समझ में नहीं आता क्या करूं। इतने में किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। राखी ने घर का दरवाजा खोला, लेकिन तब तक राखी के नाक के बाल घुटनों से भी नीचे तक लंबे हो चुके थे। उसकी सास के साथ गांव की भी बहुत सारी औरतें थीं। वो सभी औरतें राखी को देखकर वहीं बेहोश हो गईं। उसकी सास के चेहरे से पसीना टपकने लगा डर की वजह से। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तू जरूर एक डायन है। प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं किया। राखी कुछ नहीं बोली और घर के अंदर से एक बड़ी बाल्टी पानी लेकर आई और उन सभी बेहोश औरतों के ऊपर डाल दिया, जिससे सभी को होश आ गया। अरे आप लोग बेहोश क्यों हो गए थे? मैं कोई डायन नहीं हूँ, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो। सभी औरतें राखी को एक बार फिर से इस तरह देखकर डर गईं और वहां से भाग गई। उसकी सास भी उससे डर कर वहां से भागने लगी, लेकिन तभी राखी ने अपने नाक के बालों से अपनी सास को लपेट लिया और घर के अंदर खींच लिया। सासू माँ, जब मैंने आपसे एक बार कह दिया कि मैं आपकी बहू हूँ, कोई डायन नहीं, तो आप मेरी बात मान क्यों नहीं रही हैं? चुपचाप आप यहीं बैठो, मैं अभी आई। राखी तुरंत अपने कमरे में गई और कैंची से अपने नाक के बाल काट डाले। उसके बाद वो अपनी सास के पास गई। देखो सासू माँ, अब तो यकीन हुआ कि मैं कोई डायन नहीं हूँ। अब उसकी सासू माँ का डर थोड़ा कम हुआ। लेकिन बहू, तेरे नाक के बाल इतने ज्यादा लंबे कैसे हो गए थे? तुझे पता है घुटनों से भी नीचे तक तेरी नाक के बाल लंबे हो गए थे। अब मैं आपको क्या बताऊं सासू माँ,
अपने बालों को लंबा करने के लिए मैं आदिवासियों से एक तेल लेकर आ गई थी। तेल की महक मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं रात भर उस तेल को सूंघती रही, जिससे मेरे नाक के बाल बहुत लंबे हो गए। अब मैं अपने नाक के बाल काटती भी हूँ तो भी कुछ ही देर में बहुत जल्दी जल्दी बड़े होने लगते हैं। राखी अपनी सासू माँ को अपने नाक के बाल लंबे होने के बारे में बताई रही थी कि तभी उसके नाक के बाल फिर से लंबे होने लगे। उसकी सास को ये सब देखकर बहुत गंदा लग रहा था। बहू, जल्दी से तू अपना मुंह किसी कपड़े से ढक ले, मुझे बहुत बेकार लग रहा है। उसके बाद तू मेरे साथ एक तांत्रिक बाबा जटाशंकर के पास चल। राखी ने अपना मुंह कपड़े से ढक लिया और अपनी सासू माँ के साथ तांत्रिक जटाशंकर के पास चली गई। बाबा, ये मेरी बहू है, इसके नाक के बाल तो इतनी जल्दी लंबे होते हैं कि पूछो ही मत। बेटा, अपने चेहरे से कपड़ा तो हटाओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारी नाक के बाल कितने लंबे हैं। राखी ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो इतनी देर में उसके नाक के बाल बहुत ज्यादा लंबे हो चुके थे। बाबा उसकी नाक के बाल देखकर बहुत हैरान हो गए। अरे बाप रे, इतने लंबे बाल, और वो भी नाक के, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। बाबा, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? पता है गांव की सभी औरतें मेरी बहू को डायन समझने लगी हैं। यहाँ तक कि मैं भी इसे डायन ही समझने लगी थी। मेरे गांव की औरतें तो मेरी बहू को देखकर बेहोश तक हो चुकी हैं। कई लोगों को तो हार्ट अटैक आ गया। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू की वजह से किसी की जान चली जाए। आप जल्दी से ठीक कर दीजिए इसे बस। हाँ बाबा जी, आप जल्दी से कुछ भी करके मेरी नाक के बाल हमेशा के लिए गायब कर दीजिए, वरना मेरे पति मुझे तलाक दे देंगे। ठीक है बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये बताओ, क्या तुम्हारे नाक के बाल बचपन से ही इतने लंबे हो जाते हैं या बाद में कुछ हुआ है? राखी ने सारी बातें बाबा जी को बता दी। तुम्हारे नाक के बाल हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे साथ इस कुटिया के बाहर बने सबसे ऊंचे बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर उस पेड़ से तुम्हें नीचे कूदना है। उसके बाद तुम्हारे नाक के बाल हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। क्या तुम ऐसा कर पाओगी? चिंता मत करो, ज्यादा ऊंचाई से नहीं कूदने दूंगा मैं तुम्हें। बाबा, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगी। राखी बाबा जी के साथ बाहर गई और बरगद के पेड़ पर चढ़ गई। इसके बाद बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर राखी से बोले, अब आराम से नीचे कूद जाओ बेटा। राखी ने अपनी आंखें बंद की और उस पेड़ से छलांग लगा दी। बाबा जी भी उस पेड़ से नीचे कूद गए। तुरंत अपनी कुटिया से एक आईना लेकर आए और राखी को दिखाया। अब राखी के नाक के बाल पूरी तरह से गायब हो चुके थे। वो अब बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लगने लगी। अब तुम आराम से घर जाओ, अब दोबारा तुम्हारे नाक के बाल कभी नहीं बड़े होंगे। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आप लोग आराम से मेरी दोबारा कुटिया में आ सकती हो। बाबा बहुत चमत्कारी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। इसके बाद राखी और उसकी सास अपने घर वापस आ गए। उसने सारी बात अपने पति को भी बताई। उसका पति भी अब बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के नाक के बाल अब पूरी तरीके से हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। इसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। पायल की शादी रामपुर गांव में हुई थी। पायल एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। ससुराल में पहली बार उसे पीरियड्स हुए। अरे बहू, तेरी चाय क्या कल की का अवतार होने के बाद बनेगी? हम सब तेरे हाथ की चाय और पकौड़े खाने को कब से तरस रहे हैं। अरे नहीं सासू माँ, भगवान कल्कि के जन्म लेने के 2 घंटे पहले ही बन जाएगी चाय। बहू मजाक मत कर, जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आ। देख, तेरे ससुर जी, तेरा पति, तेरी छोटी सी ननद सब तेरे हाथ के पकौड़े खाने का इंतजार कर रहे हैं। पायल एक खुश मिजाज लड़की थी, अक्सर हंसी मजाक किया ही करती थी। थोड़ी देर बाद वो चाय पकौड़े लेकर हॉल में आ गई। ये रही आप सभी लोगों की चाय और ये रही आप सभी के फेवरेट पकौड़े। तभी अचानक पायल को ये महसूस हुआ कि उसके पीरियड्स शुरू हो गए। उसने अपने पति आदर्श से सबके सामने ही बोल दिया, आदर्श, मेरे पीरियड्स शुरू हो गए, क्या मुझे पैड्स लाकर देंगे प्लीज? पायल, यहाँ पिताजी बैठे हुए हैं, मेरी छोटी बहन बैठी हुई है, सबके सामने तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? अपने मुंह से और कैसे? पायल, अब मजाक कुछ ज्यादा ही हो रहा है, और ज्यादा मजाक बदतमीजी कहलाता है। सबके सामने पीरियड्स वाली बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? पायल, ये सब बातें तुम मुझसे अकेले में भी तो कह सकती थी, सब बातें सबके सामने नहीं कही जाती। अरे तो इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? इस बारे में सभी को पता होना चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी बचपन की एक सहेली थी, उसकी माँ बहुत पहले मर चुकी थी। उसके घर में सिर्फ उसके पिता थे। जब पहली बार उसके पीरियड शुरू हुए तो वो घबरा गई। अब अगर इस बारे में उसके पापा उससे बात ना करते तब तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती, है कि नहीं? वैसे देखा जाए तो बहू ने बात तो बिल्कुल सही कही। तुम अपना मुंह बंद करो, तुम तो हो ही ठरकी। अच्छा, तुम मुझे बेटे बहू के सामने ठरकी कह सकती हो, पर पीरियड्स वाली बात नहीं कर सकते।
वाह रे जमाना वाह। खैर, आदर्श ने पायल का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में लेकर चला गया। तभी आदर्श की छोटी बहन समीक्षा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, भाभी पीरियड्स की बात क्यों कर रही थी? भाभी क्या आज भी स्कूल जाती हैं जो उनके पीरियड शुरू हो गए? अरे समीक्षा बेटा, वो स्कूल की पीरियड्स की बात नहीं कर रही थी। और कोई भी पीरियड्स होते हैं क्या पापा? वो तू अपनी माँ से पूछ लेना बाद में। मैं जरा पंडित जी से मिलकर आता हूँ। दूसरी तरफ आदर्श अपनी पत्नी पायल को कमरे में डांट रहा था। पायल, थोड़ी मर्यादा में रहना सीखो। तुम यहीं बैठो, तब तक मैं पैड्स लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। हाउ स्वीट, गुस्से में तो तुम बिल्कुल सनी देओल लगते हो। सच में? अब जाइए, यहाँ बातें मत कीजिए। खैर, आदर्श ने पैड्स लाकर पायल को दे दिए। अगली सुबह पायल तैयार होकर कहीं बाहर जा रही थी। अरे बहू, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? माँ जी, मैं मंदिर जा रही हूँ। इतना सुनते ही उसकी सास का पारा हाई हो गया। बहू, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। तुझे पता है ना कि तेरे पीरियड चल रहे हैं, फिर भी तू मंदिर जा रही है। अरे मैं उस मंदिर की बात नहीं कर रही हूँ। मेरे स्कूल का नाम था मंदिर पब्लिक स्कूल। वहीं मैं अपने स्कूल के दोस्तों से मिलने जा रही हूँ कई सालों बाद। हम सभी दोस्तों ने इतने सालों बाद अपनी यादें ताजा करने का प्लान बनाया, और इसके लिए स्कूल से अच्छी जगह और क्या हो सकती है? अच्छा, मैंने सोचा कि तू भगवान के मंदिर जा रही है। माँ जी, ये पूरी धरती भगवान का मंदिर ही तो है, तो क्या पीरियड के टाइम पर मैं अंतरिक्ष में चली जाऊं? वो दोनों सास बहू आपस में बात कर ही रही थी कि तभी अचानक समीक्षा के कमरे से उसके चीखने की आवाज आई। माँ जी, ये तो समीक्षा की आवाज है, चलो चलकर देखते हैं। हाँ। पायल और उसकी सास भागकर समीक्षा के कमरे में गई तो देखा कि उसका बिस्तर पूरी तरीके से लाल हो चुका था। अरे समीक्षा बेटा, तू चिल्लाई क्यों? माँ, मुझे सुसु की जगह खून निकल रहा है। अरे सासू माँ, घबराने की कोई बात नहीं है। समीक्षा के भी आज पहली बार पीरियड शुरू हो गए। कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे खून निकल रहा है और आप पीरियड की बात कर रहे हैं। यहाँ घर में कौन सा पीरियड लगने वाला है? माँ जी, इसका पहली बार है ना, इसलिए इसे समझाना पड़ेगा। पायल ने बड़े ही प्यार से अपनी ननद समीक्षा को पीरियड्स के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया। ठीक है भाभी, मैं भैया से बोलकर अपने लिए भी पैड्स मंगवा लेती हूँ। अब उसकी माँ एक बार फिर से नाराज हो गई। बेटा, ये सब बातें आदमियों से गुप्त रखी जाती हैं। तुझे जब भी पैड्स की जरूरत हो तो मुझे अपनी भाभी से कह देना। किसी आदमी को पता भी नहीं चलने देना कि तेरे पीरियड्स आए हैं। माँ, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको अपनी सहेली की कहानी सुनाई थी ना, आप भूल गई? हाँ, अगर बताने में शर्म आ रही है तो बात अलग है, लेकिन मर्दों से नहीं बताना चाहिए, ये बात पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ पता नहीं होता, सबको हर चीज पता होती है। बहू, पता तो सबको सब कुछ होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करने लगे। सुहागरात के बारे में भी सभी को पता है। तो क्या जब तू और आदर्श सुहागरात मना रहे होते हैं तब तेरे ससुर जी और मैं तेरे कमरे में आ जाए, तो क्या तुम दोनों फिर भी सुहागरात मनाना जारी रखोगे? उनसे अपनी सुहागरात के बारे में बातें करने लगोगे तुम दोनों? अरे नहीं माँ जी, ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। हाँ, तो इसी तरह पीरियड्स के बारे में भी हर किसी से नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें एक मर्यादा होती है। हाँ, अगर कोई मजबूरी है तब बात अलग है। उसमें भी हम आस पड़ोस की महिलाओं की मदद ले सकते हैं या अपनी सहेली की मदद ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अपने भाई और पिता से इसके बारे में बात की जाए। ये बात तो आपकी मुझे सही लगी माँ जी। खैर, कुछ दिनों बाद समीक्षा घर में बिना किसी को बताए अपनी सहेलियों के साथ गांव के एक मंदिर चली गई। पंडित जी पूजा कर रहे थे, तभी समीक्षा की सहेली ने कहा, यार समीक्षा, तेरे पीरियड चल रहे, तुझे मंदिर में नहीं आना चाहिए था। ये बात पंडित जी ने सुन ली। पंडित जी तुरंत भड़क गए। घोर अनर्थ कर दिया तूने, तो इस मंदिर को अछूत कर दिया तूने। अब मुझे पूरे मंदिर को गंगा जल से साफ करना पड़ेगा, तब जाकर मंदिर साफ होगा। पंडित जी, जब काली माता को बकरी का खून चढ़ाया जाता है तब तो मंदिर अछूत नहीं हो जाता। मैं जानती हूँ पीरियड्स वाली महिलाओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके 101 से भी ज्यादा कारण है। इसके पीछे बहुत पुरानी कहानी है। आपने देखा होगा कि बहुत पुराने मंदिर पहाड़ों पर बने होते थे। लोगों को मंदिर जाने के लिए जंगल पार करना पड़ता था, इसलिए जिसके पीरियड चल रहे होते थे वो अगर जंगल से होकर मंदिर जाएंगी तो जानवर खून की महक 1 किलोमीटर दूर से भी पहचान लेते थे और उनका शिकार कर सकते थे, इसलिए उन्हें मंदिर जाना मना था। ये तो एक कारण हो गया। इसके अलावा 100 से भी ज्यादा कारण है कि महिलाओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ना कि मंदिर अछूत हो जाएगा इस वजह से मंदिर नहीं जाना चाहिए। तू छोटी सी बच्ची होकर मुझ जैसे ज्ञानी महापुरुष को समझा रही है। आज के बाद मंदिर में दिखाई मत दे जाना। खैर, समीक्षा चुपचाप अपने घर वापस आ गई। उसने अपने घर में किसी को उस बारे में कुछ नहीं बताया।
एक रोज उसकी माँ और उसकी भाभी पायल किचन में कुछ खाना बना रहे थे। तभी अचानक समीक्षा वहां पर आ गई और उसने अचार का डिब्बा खोल दिया। अरे अरे रुक जा समीक्षा, अचार की बरनी को हाथ भी मत लगाना, वरना ये अचार अछूत हो जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर खराब हो जाएगा। भाभी, आप माँ को कुछ समझाती क्यों नहीं? माँ आपने सब कुछ मान रखा है, कभी ट्राई करके देखा? हमारे पुराने लोग क्या गलत जानकारी देकर गए हैं? सासू माँ, जिसके पीरियड चल रहे होते हैं उसे अचार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी की मात्रा अधिक हो जाएगी हमारे शरीर में। लेकिन ये गलत है कि अचार अछूत हो जाएगा और खराब हो जाएगा। अगर आप नहीं मानती तो ट्राई करके देखते हैं आज। समीक्षा, तू इस बरनी से अचार अपने हाथों से खुद निकाल और 1 हफ्ते बाद देखते हैं कि ये खराब होता है या नहीं। समीक्षा ने वैसा ही किया। उसने अपने हाथों से बरनी का ढक्कन खोला और अपने हाथों से ही अचार निकाल लिया। वो हर रोज ऐसा ही करती थी, लेकिन 1 हफ्ते बाद अचार बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। आज मुझे एक बात समझ आ गई बहू, कि जो भी पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज, नियम कानून बनाए गए थे वो जरूरी तो थे, लेकिन उनके पीछे का कारण हमने गलत मान लिया। असली कारण हम जान ही नहीं पाए। हाँ माँ जी, जितने भी पुराने नियम हमारे शास्त्रों में बनाए गए हैं वो सभी हमें मानने चाहिए, लेकिन उन्हें मानने के चक्कर में किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे बहुत गहरे वैज्ञानिक कारण होते थे। हाँ माँ, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम सबको पता है कि नंगी तार को नहीं छूना चाहिए वरना करंट लग जाएगा। पर अब अगर इस बात को आगे चलकर ऐसे फैला दिया जाए कि नंगी तार को छूने से घर में कलेश पैदा होता है या घर अछूत हो जाता है, तब तो ये गलत बात हुई ना। नंगी तार नहीं छूना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर उसके छूने से घर अछूत हो जाएगा, ये गलत है। उस दिन के बाद से उसकी सास वेदों और पुराणों का अध्ययन करके उनके पीछे की असली सच्चाई जानने की कोशिश करने लगी।